Okay, so welcome you all once again. In this lecture, we will understand what is the role of estimation of protein. In subsequent lecture, in last lecture, we understand how we know the size of a protein, that is molecular weight, through SDS page. But that limitation of SDS page, you cannot estimate the protein concentration. So concentration of protein is really most important factor to know. So one of my student told me, sir, please give me one lecture about estimation of protein. So this is the lecture or estimation of protein. So why BSA? What is the role of BSA? So my dear friends, BSA is used as a standard protein that you will make some concentration, different concentration from BSA, that is known concentration. If you want to know the protein concentration, you must have some known quantity. If you have a known quantity, then by the help of known quantity concentration, you can find the unknown. इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बीएसए का डिफरेंट कंसंट्रेशन पे आपने क्या क्या कैलिब्रेशन कर्व बनाया. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो आपको बीएसए का कंसंट्रेशन तो मालूम है क्योंकि आपने खुद अपने तरीके से स्टैंडर्ड बनाया है. तो इसके थ्रू अगर आप चलाते हैं किसी अननोन सैंपल को, तो अननोन सैंपल में कितना परसेंटेज है कि क्या प्रोटीन है कंसंट्रेशन, ये आपको पता चलेगा. तो एस्टिमेशन जो भी हम प्रोटीन का कैलोमेट्रिकली करते हैं, उसमें बेसिकली हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन मुद्दा क्या है कि आपको नोन के सहारे अननोन का कंसंट्रेशन पता करना है. बेसिक फंडा यही है. ओके, सो सबसे बड़ी बात क्या है कि व्हाई वी नीड टू क्वांटिफाई ए प्रोटीन. तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, इफ़ यू नो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन बट यू डोंट नो द कंसंट्रेशन, हाउ कैन यू tell that how much quantity of protein is there. So quantitation is really most important. So for quantitation method you have to use spectrophotometer, that is UV visual spectrophotometer. बहुत लोग बोलते हैं UV विजुअल क्या है, तो इसके लिए आपको मैं बताऊं कि UV विजुअल के लिए आपको एक बहुत अच्छा चीज़ आपको समझना चाहिए कि UV विजुअल क्यों UV विजुअल है. ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, जिसमें से आप कुछ वेवलेंथ को यूज करते हैं. ऐसे तो सारा यूज करते हैं, मगर आप जो बायोमोलिक्यूल की स्टडी के लिए यूज करेंगे तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ को आप यूज करेंगे अक्सर, जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, नैनो ड्रॉप, जो भी लैम्बर्ट्स बियर्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं वो इस रेंज पे काम करते हैं. ये आपका विजुअल रेंज स्पेक्ट्रम है. और इसके आगे यूवी है. यूवी को हम कहते हैं कि 100 नैनोमीटर टू 300 350 100 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है वो यूवी रेंज में आता है. तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम रेंज को हम यूटिलाइज करते हैं ताकि हम कैलोमेट्रिकली किसी भी क्वांटिटी को, कंसंट्रेशन को हम निकाल सकें. और बेसिकली हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या नैनो ड्रॉप में ओडी पर कंसंट्रेट करते हैं. क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी, और ऑप्टिकल डेंसिटी हमें देता है पर्टिकुलर चीज़ की कंसंट्रेशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला मेथड और बहुत इंटरेस्टिंग मेथड, वेरिएट मेथड. तो ये मेथड का जो प्रोटीन एस्टिमेशन है ये बेसिकली आपको यूज करता है लैम्डा, जो वेवलेंथ यूज करता है 522 nm वेवलेंथ को ये क्या करता है, रीड करता है. इसी पर आपको ओडी निकालना है. ठीक है, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है इस टेस्ट का कि अगर आपके प्रोटीन सैंपल में 2 या 2 से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड है या लिंकेज है, इफ द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज देयर, पेप्टाइड लिंकेज इज देयर, देन इट कैन प्रोड्यूस कलर, अदरवाइज इट्स नॉट प्रोड्यूस कलर. ओके, समझ में आई बात कि वेरिएट टेस्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि कॉपर आयन उसी तभी जाकर के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा जबकि उसके पास पेप्टाइड बॉन्ड होगा. इसका मतलब ये है कि अगर कोई अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड निगेटिव रिजल्ट देगा.
क्योंकि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है ही नहीं। तो अगर आप अमीनो एसिड को अगर इस टेस्ट पे चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी लिंकेज नहीं होता, कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो 10 वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटेड एट द रेट, आप चाहे 220 520 पे लें या 540 नैनोमीटर वेवलेंथ पे लें, आप कैलोमेट्रिकली क्या करेंगे, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर। तो आपको इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो रिक्वायरमेंट को हम एक बार अच्छे से देखें कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो स्टैंडर्ड अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो भैया BSA तो आपको चाहिए। BSA क्या है, मास्टरपीस है। जो भी हम जो टेक्निक यूज करेंगे आज वो सारा में कहीं ना कहीं इसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, लेकिन जो वेरिएट रिएजेंट है इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्कली मीडियम में ये रिएक्शन होता है, या फिर आप KOH भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डबल डिस्टिल वाटर तो यूज करना ही है। पोटासियम आयोडाइड एक यूनिट है। ये सारा कॉम्प्लेक्स आपको चाहिए ताकि आप क्या करें, इस रिएक्शन को प्रोसीड करें। चलिए तो इस रिएक्शन को और अच्छे से समझते हैं कि कैसे इस रिएक्शन को हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 200 mg BSA लेना है और उसको 50 ml डिस्टिल वाटर में क्या करना है, डिजॉल्व कर देना। ठीक है, तो ये आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन बनेगा पर ml वो 5 mg पर ml का स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, आपको अब क्या करना है, वेरिएट रिएजेंट बनाना है। इसमें आप क्या करेंगे, इतना ग्राम कॉपर सल्फेट लीजिए और इतना ग्राम सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट लीजिए, और पहले से आप क्या कीजिए कि 0.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना लीजिए। और इसी में आपको क्या करना है, धीरे धीरे सबसे पहले क्या कीजिए, 100 ml लीजिए, 100 ml में ये दोनों लीजिए, ये दोनों मिला करके क्या कीजिए कि फिर इसको 100 ml 0.2 नॉर्मल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए या KOH लीजिए, उसमें ये दोनों फैक्टर मिलाइए, पहला और दूसरा, और इसको सेक करिए। सेकर पे या कीजिए, थोड़ा लूप वार्म भी कर सकते हैं ओवन के अंदर। और ओवन के अंदर करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, पोटासियम आयोडाइड लेंगे इतना ग्राम और उसको मिक्स करेंगे, और फाइनल वॉल्यूम जो आप बनाएंगे वो कितना बनाएंगे, 200 ml। ये आपका रिएजेंट बन गया। वेरिएट रिएजेंट कैसे बना आपको दिखा दूं फिर से एक बार देखें। ये दोनों फैक्टर लेंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट लेंगे, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट लेंगे, ये दोनों को बे करने के बाद आप क्या करेंगे, 0.2 नॉर्मल 100 ml में ये सारा डिजॉल्व करेंगे। उसके बाद उसी में आप क्या करेंगे, पोटासियम आयोडाइड मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्सअप करेंगे, और फिर फाइनल वॉल्यूम मेकअप करना क्या है, इसी वाले सोल्यूशन में 0.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनाए हैं उसमें आपको क्या करना है, 200 फाइनल वॉल्यूम कंसंट्रेशन में आपका ये बनाना है। आपका वेरिएट रिएजेंट बन के तैयार हुआ। अब आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 6 टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, एक ये हो गया, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस सब में सबसे पहले BSA का आपने कंसंट्रेशन आपका क्या है, 5 mg पर ml। इसमें आपको क्या करना है, पहले वाले में कुछ नहीं लेना है, ठीक है, इस वाले में 0.4 ml लेना है, इसमें 0.8 ml लेना है, इसमें 1.2 ml लेना है, इसमें 1.6 ml लेना है, और इसमें 2 ml पूरा का पूरा क्या करना है, BSA उठा करके इससे इसमें ऐड करना है जो आपने ऊपर बनाया है 50 ml में। अब क्या करना है कि आपको धीरे धीरे जहाँ जहाँ आप यहाँ 0 दिए हैं, आपको जो फाइनल वॉल्यूम मेकअप करना है अभी यहाँ पे थोड़ा सा, वो 2 ml का आपको करना है। तो आपको वाटर, अब यहाँ अगर 0 आप BSA डालें तो 2 ml पूरा डालना पड़ेगा 2 ml बनाने के लिए। तो उस रेंज में आप देखिए कि हम इसको कर लिए, तो ये 2 ml हो गया। ठीक है, और 3 ml आप जो वेरिएट रिएजेंट बनाए हैं उसको डाल दीजिए, तो क्या हो गया, रिएक्शन वॉल्यूम क्या है, 5 ml। अब ये 5 ml को क्या कीजिए कि 20 से 25 यानी रूम टेम्परेचर पे क्या कीजिए, आधे घंटे के लिए इंक्यूबेट कर दीजिए। आफ्टर इंक्यूबेशन आपको क्या मिलेगा कि आपका कलर चेंज दिखाई देगा, कलर चेंज दिखाई देगा, और जो आपको कलर दिखेगा, कलर्ड कंपाउंड, जितना ज़्यादा आपको कलर दिखाई देगा मतलब उतना ज़्यादा आपको प्रोटीन उसमें है, कंसंट्रेशन है। और उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, कैलिब्रेशन कर्व बनाएंगे, तो BSA का बनेगा। फिर आप उसी तरीके से सेम प्रोसीजर करेंगे, अबर क्या डालेंगे, उतना ही वॉल्यूम जितना आपने BSA डाला था, आप क्या करेंगे, आप उतना ही अपना अननोन प्रोटीन डालेंगे, उसको देखेंगे।
फिर उसके थ्रू आप इस पे ऐसे चलाएंगे, और जो आपको एक इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी पर जो वैल्यू आएगी, इसके थ्रू आपको क्या होगा, आप प्रोटीन को क्या करेंगे, अननोन प्रोटीन को आप सैंपल में कितना प्रेजेंट है ये आसानी से आप बता सकते हैं। आई थिंक आपको बस ये टेस्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा आपको बता दूं कि क्या क्या मैंने यूज किया। तो आप NaOH यूज कर सकते हैं, या फिर KOH भी यूज कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या यूज करेंगे। ठीक है, वेरिएंट रिएजेंट में ये सब कैसे मैंने यूज किया, बहुत अच्छे से मैंने प्रोटोकॉल आपको लिख के दिया है। अगर आप करना चाहें तो आराम से मेरे प्रोटोकॉल को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप करेंगे तो जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा या प्रोटीन कंसंट्रेशन वायलेट कलर का देगा अगर प्रोटीन होगा तो, और जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, दिखेगा उसमें। ठीक है, एब्जॉर्बेंस कितने पे लेना है, तो 540 nm पे लेना है। तो जितना वायलेट कलर इंक्रीज करता जाएगा समझिएगा कि उतना ही ज़्यादा प्रोटीन है। ये देखिए अमाइड, ये जो पेप्टाइड लिंकेज है यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, और यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ है, ये यहाँ पे कॉपर क्या क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है जो कि ये वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो आपको नॉर्मल इस तरह से दिखाई देगा, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो, और प्रोटीन होगा तो आपको वायलेट कलर आसानी से आपको दिखेगा। ठीक है, और इसको डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर आपको वाटर कैसे लेना है और BSA कैसे लेना है, इसको आप स्टॉप करके देख सकते हैं आराम से। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको कलर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये आपका नंबर 1 ट्यूब था, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, जितने भी ट्यूब हैं, जो एक में तो आपने कुछ लिया ही नहीं, तो ये आपका कंट्रोल ब्लैंक हो गया। ठीक है, इसमें वाटर है, BSA कुछ है नहीं, ये आपका ब्लैंक की तरह है, और इसके रेफरेंस में आप चेक कर रहे हो कि किसमें कितना प्रोटीन है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक कैलिब्रेशन आप बनाओगे, कैलिब्रेशन करके बाद क्या करोगे, आप अपना जैसे आप नोन प्रोटीन चलाए, अगर आप अननोन चलाओगे तो अननोन और नोन का जब रेशियो निकालोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन का कंसंट्रेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट मेथड आता है लॉरी साहब का, इन्होंने भी एक मेथड दिया था। लॉरी का क्या बेसिस था कि इन्होंने क्या किया, प्रोटीन में अगर जो पेप्टाइड होगा वो क्या होगा, कॉपर अल्कलाइन मीडियम में रहेगा, वो क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा, और इस तरीके से क्या होगा कि आपका रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑब्वियसली आपको BSA चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, अल्कलाइन के लिए NaOH या KOH ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट चाहिए आपको, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट चाहिए, जिसे रोचेलेस सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, और आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड BSA का बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 mg लेंगे, 100 ml मिलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 mg पर ml का स्टॉक बनेगा। इसको आप क्या कीजिए, डाइल्यूट कर लीजिए। क्या कीजिए, 2.5 ml या 1 mg वाला स्टॉक का उठाइए और इसमें इतना वाटर मिला दीजिए, तो आपका जो फाइनल वर्किंग जो आपका बनेगा वो कितना का बनेगा, 250 माइक्रोलीटर पर ml कंसेंट्रेशन होगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन तैयार करना है। जैसे उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन तैयार किया था, लॉरी साहब का भी अपना मेथड है। इन्होंने क्या किया, 2 सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B, और ये दोनों को फ्रेशली क्या करते हैं, 50:1 के रेशियो में मिला करके, ये जब भी आपको बनाना, ये दोनों तो आप बना के रख ले सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन C है यानी A और B का मिक्सचर है वो तभी बनाएंगे जब आपको रिएक्शन लगानी हो। तो सॉल्यूशन A क्या करना है, 5 ग्राम आपको लेना है सोडियम कार्बोनेट, 1 ग्राम लेना है NaOH, दोनों को डबल डिस्टिल्ड वाटर में मिलाना है, और फाइनल वॉल्यूम आपको 250 ml बना करके इसको छोड़ना है। इससे क्या होगा, 2% A होगा और 0.4% आपको NaOH होगा, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब सॉल्यूशन B बनाना है, इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। ठीक है, पहला क्या करना है, 0.5% क्या करेंगे, CuSO4 × 5H2 लेंगे, कहने का मतलब 1 ग्राम आप CuSO4 लेंगे और इसको 200 ml में मिला देंगे। ठीक है, उसी तरह से 1 ग्राम यहाँ लेंगे, सॉरी यहाँ 2 ग्राम आप लेंगे, यानी यहाँ पे 0.5% इसका बना है, और सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट आपको क्या बनाना है, 1% बनाना है, तो 2 ग्राम ही लेना है आपको, और इसको 200 ml में मिला देना है। फिर क्या करना है, इसका 100 ml और इसका 100 ml मिला करके जो बनेगा ये आपका सोल्यूशन B होगा।
ठीक है। सोल्यूशन बी क्या होगा, इसका और इसका 1 नंबर और 2 नंबर का जो 1:1 का प्रोपोर्शन लोगे आप, वो क्या बनेगा, सोल्यूशन बी। और सोल्यूशन सी कैसे बनेगा, सोल्यूशन सी तब बनेगा जब आप क्या करेंगे, 50 ml ए लेंगे और 1 ml सोल्यूशन बी लेंगे और आप उसको एज ए रिएजेंट यूज करेंगे। ठीक है, एज ए आप लॉरी रिएजेंट यूज करेंगे। और इसमें आपको क्या करना है, आपको फोलिन का एक रिएजेंट है, फोलिन रिएजेंट है, और इसको भी आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना है। आपको इसको 1 नॉर्मल करना है। 1 नॉर्मल करने के लिए क्या करिएगा, 5 ml रिएजेंट लीजिएगा और 5 ml डबल डिस्टिल वाटर लीजिएगा, तो वही आपका डाइल्यूटेड 1 नॉर्मल फोलिन रिएजेंट बनेगा। अब आपको क्या करना है कि आप फिर 6 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में 0 लेंगे, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 ml वर्किंग सोल्यूशन प्रोटीन जो BSA का है, आप उसको इसमें ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम क्या करेंगे, 1 ml वाटर से मिला लेंगे। पॉइंट यहाँ 0 है तो इसमें पूरा 1 ml वाटर लेंगे, इसमें 0.8, इसमें 0.6, इस तरह से आप क्या करेंगे, 1 ml कर लेंगे। ठीक है, और 5 ml सोल्यूशन सी। सोल्यूशन सी क्या था, सोल्यूशन सी क्या था, ए और बी का मिक्सचर, 51 और 1 ए, यानी 50 अगर आप ए लेते हैं तो 1 आपको ए लेना है। तो अगर ए आप जब बनाएंगे तो इसका आपको 5-5 ml क्या करना है, आपको लॉरी रिएजेंट मिलाना है। फिर 0.5 ml जो डाइल्यूटेड आपका फोलिन रिएजेंट था उसको भी आप ऐड करेंगे और उसको फिर हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। तो और इसके जो एब्जॉर्बेंस होंगे 660 nm पे आप ले, या 700 नैनोमीटर के अंदर के रेंज में जब आप लेंगे तब आपको क्या होगा कि आपको फिर से ग्राफ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, BSA का ग्राफ आएगा, फिर आप नॉर्मल प्रोटीन का चलाएंगे तो इससे मिलेगा, और जब दोनों का रेशियो लेकर के आप निकालेंगे तो आपको प्रोटीन एस्टिमेशन का कंसंट्रेशन आपको पता चलेगा। समझ में आ, ब्लैंक यहाँ पे अगर जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात आई तो ब्लैंक जरूरी है ना, जब आप जाएंगे तो OD लेंगे कैसे, तो OD लेने के लिए आपको ब्लैंक चाहिए। तो यहाँ पे ब्लैंक क्या यूज करेंगे, प्रोटीन छोड़ के सारा कंपोनेंट आपको मिला देना। ठीक है, और उसका लेकर के आपको 0 कर लेना और बाकी फिर प्रोटीन डाल करके आपको एब्जॉर्बेंस लेना है कि कितना कितना आता है, और उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, ग्राफ डिजाइन करेंगे। तो इसमें वेरिएट टेस्ट और लॉरी टेस्ट में अंतर क्या है भाई, स्टेप 1 तो इसमें भी है, लेकिन लॉरी साहब ने क्या किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस लगा दिया अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, पहला वाला तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो फोलिन रिएजेंट है ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन क्या करता है, तो फोलिन रिएजेंट में 2 चीज होता है। ठीक है, एक होता है ए, एक होता है ए। ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आपको दिमाग में याद रखना है। तो फोलिन रिएजेंट के 2 फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ की तरह काम करते हैं, और ये क्या करता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। इसमें क्या होता है कि जो आप वेरिएट टेस्ट में देखे थे, कॉपर 2 क्या चेंज हो गया था, Cu1 में, तो क्या हो गया, आपका रिड्यूस हो गया, एक यहां से आपका यहां से निकल गया। ठीक है, एक प्लस आयन निकल गया, तो रिडक्शन हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसको फिर से वापस +2 में ला रहे हैं, यानी आप इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, Cu+2 आयन आपको फिर से वापस मिलेगा, और जब ये रिएक्शन जब रिडक्शन की बारी आएगी तो ये जो फोलिन रिएजेंट है ये बनाता है मोलिब्डेनम ब्लू, और यही मोलिब्डेनम ब्लू आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, इसकी OD को आप चेक करते हैं, और यही क्या होता है 750 nm पे क्या होता है, 750 या 700 nm के आसपास में क्या होता है, ये ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है, और ये ब्लू कलर आपको जितना ज़्यादा मिलेगा सैंपल में उतना ज़्यादा आपका प्रोटीन उस सैंपल में है। समझ में आया लॉरी टेस्ट, आई थिंक आपको समझ में आया। इनका जो है ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट है। वेरिएट टेस्ट में क्या होता है कि हम कंसंट्रेशन, बहुत लो कंसंट्रेशन नहीं पता कर सकते, और उसके ऊपर ये एडवांसमेंट है कि इसमें 0.1 से 1 mg के बीच का भी अगर कंसंट्रेशन होगा तो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, एक और है आपके पास BCA से, इसके बारे में भी ये भी सेम तरह का है, बस ए रिएजेंट का
जो एब्जॉर्बेंस क्या है BCA रिएजेंट का, वो ये है, ये भी कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये आपको देता है वायलेट कलर। ठीक है, बस रंग का खेल है, बाकी सब चीज़ सेम है। BSA लेना है, ग्राफ बनाना है, इसका आपको स्टैंडर्ड कर्व बनाना है, स्टैंडर्ड कर्व के बाद फिर आपको बनाना है कि इसमें कितना कंसंट्रेशन है। समझ में आई बात? तो ब्रैडफोर्ड की भी बात कर ले भाई, इतना बात किया तो ब्रैडफोर्ड के बिना कैसे हम कह सकते हैं कि भाई प्रोटीन एस्टिमेशन है। प्रोटीन एस्टिमेशन शुरू और लास्ट ब्रैडफोर्ड पे होता है। ये भी क्या है भाई, कैलोमेट्रिक ऐसे है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आपको करना है, क्वांटिटेटिव ऐसे है, और प्रोटीन कंसंट्रेशन आप किसी भी सोल्यूशन में ब्रैडफोर्ड के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लें कि ब्रैडफोर्ड में ए है अनस्टेबल का टाइम जब ये रेड है। ठीक है, और जब ये ब्रैडफोर्ड रिएजेंट जब आपका ब्लू हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो यही खेल है, अनस्टेबल और स्टेबल का खेल है सिर्फ ब्रैडफोर्ड एसे में। ए है कोमासी ब्लेंड ब्लू, और इसके स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि प्रोटीन कंसंट्रेशन है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। ये पेपर है ब्रैडफोर्ड साहब का जो पब्लिश हुआ था। आपको जब टाइम मिले तो ज़रूर इस पेपर को पढ़िए। मैंने यहाँ पे इसलिए रेफरेंस दिया है ताकि आप जा कर के पढ़ें कि पहले केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में कितना लोगों का कंट्रीब्यूशन था और वो कैसे चीज़ों को देते थे। ठीक है, ये पेपर आप पढ़ेंगे तो ब्रैडफोर्ड आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा कोमासी ब्लेंड ब्लू की बात कर लें। एक होता है R और एक होता है G। इसके बारे में मैं आपको बृहद नहीं बता रहा, सिंपली यहाँ पे बता रहा कि आपको डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा। ध्यान से देखिए, इसके माथे पे और इसके माथे पे मिथाइल ग्रुप क्या है, R वाले में नहीं है। तो ए रेजिस्टेंट है और ए रेजिस्टेंट नहीं है, और रेजिस्टेंस ना होने के कारण ही ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, यहाँ से अपना हाइड्रोजन प्रोटोन को क्या करता है, डीप्रोटोनेट करता है, और यहाँ से जाकर के रिएक्शन होती है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती, इसलिए रेजिस्टेंट है और ये सेंसिटिव है, और इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपने प्रोसेस में, अपने काम में। ठीक है, चलिए, ये जो ब्रैडफोर्ड है ये क्या करता है भाई, किसके जैसे EDTA हो गया, ट्रिश हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब चीज़ों से क्या होता है कि इंटरफेरेंस देखिए ये सबसे नहीं है। ठीक है, ट्रिश से थोड़ा है। ठीक है, तो जैसे ट्रिटोन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब से क्या है, हाईली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, बीटा मरकप्टोइथेनॉल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस दिया गया है कि कोमासी ब्रिलियंट ब्लू किस किस चीज़ से कितना ज़्यादा डाइवर्ज करता है एट 595 OD पे। ठीक है, जब आप 595 पे OD लेंगे तो कितना आपको बेसिक बेशल नॉइज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्रोटीन वगैरह को देखते हैं तो कोशिश करते हैं डायलाइज्ड कर लें, अच्छे से फ्रेश कर लें, साल्ट को आउट कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्ट रहेगा, जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होगी, उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा और आपको सही से कंसंट्रेशन पता नहीं चलेगा। इसीलिए कोमासी ब्रिलियंट ब्लू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है सॉल्ट से, और ख़ास करके डिटर्जेंट वगैरह से। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस सब का ध्यान रखना पड़ता है कोमासी ब्रिलियंट ब्लू के साथ के लिए। ठीक है, आपको मैंने बताया था ये है अनस्टेबल कोमासी ब्रिलियंट ब्लू, जब नॉन पोलर रीजन में है। नॉन पोलर रीजन जैसे ही आपका रिएक्शन स्टेबल होता है, स्टेबल होने के मतलब क्या है, देखिए जब दो प्रोटीन होते हैं तो उनके बीच में आयनिक फोर्स डेवलप होने लगता है। क्यों आयनिक फोर्स डेवलप होता है, क्योंकि जो G वाला जो है कोमासी ब्रिलियंट ब्लू, उसके पास मिथाइल ग्रुप है, और उस मिथाइल ग्रुप पे रिएक्शन होता है, और उस मिथाइल ग्रुप के कारण क्या होता है, आपका प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये जो अनस्टेबल यहाँ पे है, ये लोन पेयर पहले प्रोटीन पर जाकर दे देता है, इसको अनस्टेबल कर देता है, तो ए अनस्टेबल हो गया। ए अनस्टेबल हो गया तो फिर ए वंडरवाल फोर्सेस हो गए, आयनिक फोर्सेस हो गए, ये सारे यहाँ पे लगने शुरू हो जाते हैं। लगने शुरू होने के कारण क्या होता है कि आपका प्रोटीन पॉकेट, जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट है, वो क्या होता है, अपना पोटेंशियल खो देता है और ए अनस्टेबल हो जाता है, और आपका CBB जो है ये स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, और यही आपको ब्लू कलर प्रोटीन का शो करता है, जिसे आप डिटेक्ट करते हैं और आप देखते हैं। थैंक यू सो मच।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 595 पर इसमें नहीं है प्रोटीन तो नहीं है, और इसमें है तो इसमें प्रोटीन दिख रहा है। ठीक है, और कैलिब्रेशन कर्व आपको बनाने के लिए फिर से आपको BSA लेना पड़ेगा, और जैसे जैसे BSA का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ब्रैडफोर्ड एसे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, BSA का आप बनाएंगे, फिर नोन पर अननोन चलाएंगे, कैलिब्रेशन कर्व के थ्रू क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे, और आपको पता चलेगा कि कितना हमारा कंसंट्रेशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, एंड इफ एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच।